मिथिलेश सर। बहुत ही अच्छी योगा के साथ हमारे संस्कृति को भी परिभाषित करने के लिए और सही जानकारी देने के लिए। असल में हमारी जो संस्कृति है वो बहुत ही उन्नत संस्कृति है, लेकिन हम लोगों के उपेक्षाओं के कारण हम अपनी संस्कृति को और आगे फैला नहीं पा रहे हैं। और इसका जो कारण है वो अज्ञानता ही है। हमारे संस्कृति के बारे में बहुत सारी अज्ञानता है। असल में हमारे जितने भी संस्कृति से संबंधित चीजें हैं वो वैज्ञानिक आधार पे हैं और हम लोग उस वैज्ञानिकता को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आज की बात लीजिए, हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं वो हमारे संस्कृति को परिभाषित करते हैं और सभी प्रकृति की रक्षा का संदेश देते हैं। हम लोग अनजाने में ही मतलब इसकी अवहेलना करते हैं, जबकि हर त्योहार आप देख लीजिए। जैसे आज की त्योहार की बात करूं, जैसे आपने नाग पंचमी के बारे में बताया कि नागों की रक्षा के लिए मैंने त्योहार कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने बनाया है। उनको पता था कि हम लोग अज्ञानी पैदा होने वाले हैं, या जो बात की जो कल्चर या जो वंश आने वाला है वो अज्ञानी ही होंगे और इन सब चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसको मैं एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ कि हमारी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से कैसे अच्छा है। जैसे आज की बात की जाए, नाग पंचमी का संदेश ये है कि जो सर्प है, ये जो सांप है, जो किसानों के मित्र हैं और पर्यावरण के संतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इस धरती से सांप का अस्तित्व अगर खत्म हो जाएगा तो कीड़े मकोड़े और चूहों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे लिए खाने के लिए अनाज नहीं बचेगा। ये एक कारण है। तो इसको कैसे आप लोग मैंने तुलना करके समझोगे, तो एक कहानी मैंने बताया था एक बार फिजिकल क्लब में, और ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है जो इंटरनेट में भी मौजूद है और हमारे इतिहास में भी दर्ज है। असल में जिस संस्कृति के तहत हम लोग प्रकृति की रक्षा या प्रकृति के जीवों की रक्षा की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी देश है चाइना, चीन जिसको बोलते हैं। 1965 में एक बार उनके जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो गौरैया जो चिड़िया है वो हमारे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो इनको मारा जाए। और राष्ट्रपति ने संवैधानिक सरकार ने ये घोषणा की कि इन सब पक्षियों को मार दिया जाए और जो जितनी पक्षी मार के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो पूरे पब्लिक वहां की जुट गई गौरैया चिड़िया को खत्म करने में, और 1965 में सारी गौरैया चिड़ियों को मार दिया गया चाइना में। 1966 में वहां भयंकर अकाल पड़ा और अकाल का कारण था कि उनके फसलों को कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि चिड़िया तो थी नहीं। और जितने कीड़े जो वहां पैदा हुए तो न केवल फसलों को नुकसान किया बल्कि मानव जाति में भी बीमारी बन के आई थी और बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। और चीन की जो आर्थिक जो व्यवस्था थी वो 10 साल पीछे हो गई थी, केवल एक गलत फैसले से, प्रकृति का सम्मान न करने से, अज्ञानतावश उन्होंने फूड चेन में एक चीज को उन्होंने गायब कर दिया। तो हमारी संस्कृति को तारीफ करनी चाहिए कि हम लोग ऐसा सोचते हैं। हमारे पूर्वजों ने त्योहार की जो परंपरा बनाई असल में प्रकृति की रक्षा के लिए ही बनाई है। अभी कुछ दिन पहले हरेली आया था, अभी और बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। आप देखेंगे कि सब के सब त्योहार प्रकृति और वातावरण और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए बनाया जाता है। तो इस चीज को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। और आज का मेरा विषय रहेगा एक ऐसे बीमारी के लिए जिसको लोग बीमारी मानते नहीं है, और एक ऐसे बीमारी का जिसके लिए सबसे ज्यादा मेरे को पूछा जाता है, या आप लोगों के आसपास भी होगा, आपके घर में होगा, आपके पड़ोस में होगा, आपके परिवार में होगा, सबसे ज्यादा इसी चीज से पीड़ित है। और यही चीज है जो सब बीमारियों का कारण भी है।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसको बीमारी समझा नहीं जाता है। और मैं बात कर रहा हूं अपच की, या हमारे कमजोर पाचन तंत्र या कमजोर पाचन व्यवस्था की, या गैस की, या एसिडिटी की, या कब्ज की। ये जो समस्या है इसको असल में समस्या माना ही नहीं जाता। ये एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सभी बीमारियों का जड़, अगर 100% कहूं, 100% बीमारियों का जड़ अगर कहूं तो पेट से ही चालू होता है। जैसे मिथिलेश सर ने कुछ देर पहले आज भी बताया है, गैस अपच के बारे में बात की जा रही थी, वज्रासन के बारे में भी बात की जा रही थी। तो वज्रासन असल में इंद्र के अस्त्र से आया है, माने वज्र, और वज्र से वज्रासन बना है। इसका भी शाब्दिक परिभाषा समझना जरूरी है कि इसको वज्रासन क्यों कहा गया। इसके उपयोग के बारे में मिथिलेश सर हमेशा बताते हैं कि खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। तो गैस एसिडिटी अपच के लिए भी वज्रासन अच्छा है। और ये वज्रासन का शाब्दिक अगर अर्थ समझा जाए तो इंद्र का जो अस्त्र होता है वज्र, जो बहुत मजबूत माना गया है। तो हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिस आसन को किया जाए वो वज्रासन है। तो ये पाचन के लिए माने बहुत कारगर है, और एकमात्र ऐसा योग है या एक्सरसाइज है जिसको खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। तो ये तो हुई माने एक आम जानकारी। तो आज टॉपिक चालू करते हैं और गैस, एसिडिटी, अपच के बारे में बात करते हैं कि इसके सबसे बड़े कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं और समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि जो भी बीमारी या जो भी समस्या हमें आती है तो उसके बारे में समझना चाहिए कि आ कहां से रहा है। तो साइंटिफिकली अगर बात करूं तो हमारा जो पाचन तंत्र है, और तंत्र अगर जुड़ा है तो एक से ज्यादा उसमें चीजों का माने समावेश है, या एक से ज्यादा चीजें उस चीज को करने के लिए माने बाध्य है, तब उसको तंत्र कहा जाता है। तो हमारे जो पाचन तंत्र है कमजोर क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे पाचन के लिए 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सलाइवा, जिसको लार बोलते हैं, और दूसरा डाइजेस्टिव जूस, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है, या साधारण भाषा में बोला जाए जठर अग्नि, जो एसिडिक होता है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है बाइल जूस, इंग्लिश में बाइल जूस, हिंदी में पित्त, जो पित्त की थैली है, या लिवर ही बनाता है पित्त। और चौथी चीज है पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, जिस पेनक्रियाटिक एंजाइम की बात कुछ क्लास पहले चंद्रकांत सर ने की थी कि खाने को पचाने के लिए बहुत सारे जूस का निर्माण पेनक्रियाज करता है। तो ये 4 चीज याद रखिए, हमारे भोजन को पचाने के लिए ये 4 चीजों की महत्ता बहुत अधिक है, और इन 4 चीजों में किसी का भी बैलेंस बिगड़ेगा तो आपको अपच होगी। अब आप समझिए कि सबसे पहले लार, और उसके बाद गैस्ट्रिक जूस, और उसके बाद बाइल जूस या पित्त, और उसके बाद पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो इसके बारे में मैंने विस्तार से वैसे क्लास ले रखा है, या ऑनलाइन क्लास में भी मैंने पाचन तंत्र की चर्चा की है, और ऑफलाइन क्लास में या फिजिकल क्लास में तो चर्चा करते ही रहते हैं। आज संक्षेप में बता देता हूं कि इन चारों का काम क्या रहता है। तो सबसे पहले लार, असल में लार में माने पचाने की क्षमता रहती है। जिस हम लोग पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, उसका जो पाचन होता है वो लार में ही होता है। तो अगर लार अच्छे से बन रहा है और आप अच्छे से खाना को चबा रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। हम लोग जल्दबाजी में अगर खाते हैं और लार को मिक्स नहीं कर पाते हैं तो पाचन तंत्र कमजोर होगा। अब लार के बाद अगर आपने अच्छे से चबा लिया, उसके बाद जो हमारा खाना जाता है वो जाता है पेट में या स्टमक में, जहां पर डाइजेस्टिव जूस है, जिसको हम लोग जठर अग्नि बोलते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 2.3 के आसपास रहता है। पीएच के वैल्यू के बारे में भी मैंने बता रखा है, मैंने जो एसिड और क्षार को जो मैंने परिभाषित करता है उसको पीएच वैल्यू बोलते हैं। तो जो बैटरी का एसिड रहता है उसी के ताकत के बराबर हमारे पेट में भी जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिड के बराबर ही
ताकतवर एसिड रहता है जो हमारे खाने को पचाता है। तो मुंह के लार के बाद पेट में जाता है और उसके बाद फिर छोटी आंत में मैंने उसको धकेल दिया जाता है और छोटी आंत में ही फिर बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों का मैंने मिक्सअप मैंने हमारे छोटी आंत में होता है। लेकिन हमारा पाचन खराब कैसे होता है, सबसे बड़ा कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण मैं बताने वाला हूं कि ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजों में से एक का भी अगर संतुलन बिगड़ा तो आपका पाचन कमजोर होगा ही। आप कितना भी नियम का पालन कर ले, लेकिन अगर इन चारों चीज को संतुलन नहीं रहा तो आपका पेट खराब होगा। तो इसमें एक चीज ये है कि छोटी आंत में जो दो एंजाइम्स जोड़ रहे हैं, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ये तभी बनेगा जब आपके पेट का लेवल एसिडिक रहेगा। माने ये याद रखने योग्य बात है, अगर आपका पेट एसिडिक है तभी पित्त बनेगा और तभी पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा। लेकिन हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जैसे ही हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या जरा सा भी हमारे पेट में गड़बड़ होती है, हम एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड माने एसिड को मारने वाला। तो जैसे ही हम लोग एंटासिड लेते हैं तो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस ये निकलना बंद हो जाता है। तो ये एक भारी भूल है कि हम लोग एंटासिड जब लेते हैं तो तुरंत तो आराम मिल जाता है, उसके अलग कारण है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमको बीमारी दे जाता है। वही अपच, वही गैस, वही एसिडिटी और वही अफारा, अफारा माने ब्लोटिंग। तो ये चीज को समझना जरूरी है कि हम लोग को माने पाचन तंत्र का ध्यान रखना है और पाचन तंत्र के बारे में समझना है। इन चारों चीजों का आपको ध्यान रखें। तो ये तो हुआ माने इसकी वैज्ञानिक माने व्याख्या या वैज्ञानिक परिभाषा। अब बड़ा सवाल ये होता है कि इसको ठीक कैसे रखें, कैसे इसको बैलेंस में रखें। तो मैं 5-10 पॉइंट ऐसे बता रहा हूं जिससे आपकी पाचन की समस्या दूर हो सकती है। सबसे पहले तो खूब चबाकर खाएं। माने चबाकर खाना आपके पाचन क्रिया की शुरुआत है। अगर आप चबा के नहीं खाएंगे तो माने लार में जो जिस पोषक तत्व का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो पाचन हो ही नहीं पाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप जल्दबाजी में खाते हैं तो जल्दबाजी में खाने से आपका लार मिक्स नहीं हुआ, माने कार्बोहाइड्रेट आपका बिना पचे ही पेट में चल दिया। और पेट में कार्बोहाइड्रेट को पचाने की व्यवस्था नहीं है, पेट में व्यवस्था है वसा और प्रोटीन को पचाने को। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट माने अनाज, जो चावल और जो गेहूं का आटा या जो भी अनाज खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है और उसका पाचन मुंह के लार से ही शुरू होगा। तो आप अगर अच्छे से नहीं पचाएंगे, अच्छे से नहीं चबाएंगे और बिना चबाए ही अगर आप अंदर पेट में उस अनाज को ले जाएंगे तो आपको अपच की समस्या होना 100% गारंटीड है। तो आप अच्छे से चबाइए। और ये 32 बार चबाने वाला जो 32 दांत की कॉन्सेप्ट है, मैंने 32 बार तो खैर नहीं चबाया जा सकता किसी भी खाने को, लेकिन अधिकतम आप जितना चबा सकते हैं वो चबाइए। दूसरा विधि है भूख लगने पर खाएं। अब इसमें बहुत सारे, मैंने ये विषय इतना बड़ा है कि कहीं हम लोग जैसे हमारे ही क्लब में टाइम देखकर खाने को बोलते हैं, जबकि असली नियम है भूख लगने पर खाना चाहिए। तो ये दोनों अलग चीजें नहीं हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। नियम का पालन ऐसे करें कि आपको भूख लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भूख आपको नहीं लग रही है तो आप नहीं खाएंगे तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। आपको भूख लगने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसको समझना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है। अलग अलग विधि में अलग अलग बताया जाता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि भूख लगने पर खाएं और प्यास लगने पर पानी पिएं। लेकिन इसके साथ ही हमको ये सोचना पड़ता है कि हमको भूख भी लगे और हमको प्यास भी लगे समय पे। अगर समय पे भूख नहीं लग रही है, समय में प्यास नहीं लग रही है, तो इसके पीछे का कारण हमारा शरीर ही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भूख लगने पर खाएं। इसका मतलब ये है कि हम जीभ के वश में ना खाएं। अगर सही में हमको भूख लग रही है तो उसी टाइम भोजन करें। हम लोग भोजन करने के बाद जीभ के स्वाद के लिए जो खाते हैं
वो ना करें। इसका शाब्दिक मतलब ये होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पानी। पानी के बारे में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है कि पानी कितना पिए। तो अगर आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो अपच की समस्या से दूर हो सकते हैं। चौथा, आप क्या कर सकते हैं, तली भुनी हुई चीजें बिल्कुल ना खाएं या कम खाएं, या प्रोसेस्ड जो खाना है, जो पैकेट बंद खाना है, वो ना खाएं। पांचवी चीज है स्ट्रेस। हालांकि थोड़ा सा अनकॉमन लगता है, स्ट्रेस से पाचन का क्या संबंध